नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे भारत और श्रीलंका। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की बैठक, दोनों देशों के बीच अहम समझौते। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट के दौरान भारत से मिली मदद पर जताया आभार। दिसानायके ने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस के नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का रिकॉर्ड। पूर्व पीएम नेहरू के पत्र वापसी के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा ने पूछा, पत्रों में ऐसा क्या है जिसे छिपा रहा गांधी परिवार। और संबल और बहराइच मामले पर विधानसभा में गरजे सीएम योगी। कहा, सपा के शासनकाल में राज्य में हुए 815 सांप्रदायिक दंगे। 2017 के बाद दंगों में आई 97 से 99% तक की कमी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा सहयोग शामिल है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति दिसानायके की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। भारत श्रीलंका संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग रहा है। श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दृष्टिकोण और भारत की पड़ोस पहले नीति में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचाव और श्रीलंका के लोक सेवकों के भारत में प्रशिक्षण से जुड़े 2 सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संयुक्त वक्तव्य में मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने साझेदारी को लेकर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है। साथ ही निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी सहयोग के अहम स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत और श्रीलंका के संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट और अनुदान सहायता प्रदान की है। माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना
और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सराहा। पीएम ने कहा कि रक्षा सहयोग की दिशा में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई। पीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों देश सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने दिसानायके सरकार द्वारा अपने वादे निभाए जाने का विश्वास भी व्यक्त किया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत से मिली सहायता का जिक्र किया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And in Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support. खबरों में आगे, राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को लेकर घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1975 में 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया, जिसने संविधान में अनुच्छेद 392A जोड़ा, जो कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और ये केवल संसदीय समिति के समक्ष ही किया जा सकता है। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मदद करने के लिए थे। पूरी प्रक्रिया परिवार को सशक्त करने के लिए थी। उन्होंने किस्सा कुर्सी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का भी मुद्दा उठाया। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है।
व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। With all this socialism, 42nd amendment to changing the preamble, the much promised Garibi Hatao has not delivered by them. If it's not been delivered by them, what did that socialism do to us? So when Prime Minister Modi says Vikasit Bharat 2047, we all should have to work together to make sure that that is done with all of our responsibilities intact, and such changes to the constitution which they brought, which has only brought in decay for the Indian economy. Discussing the constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. Socialism kills. The human cost of delayed economic reform in India. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्रों को पीएमएमएल सोसाइटी द्वारा वापस मांगे जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सभी दस्तावेज एक ऐतिहासिक धरोहर है, किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। पात्रा ने कहा कि देश जानना चाहता है कि नेहरू जी के उन पत्रों में ऐसा क्या लिखा है कि गांधी परिवार चाहता है कि वो सब देशवासियों के सामने ना आए। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विजय दिवस के अवसर पर लोकसभा के शून्यकाल में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि तत्काल रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने बांग्लादेश के गठन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस ने बांग्लादेश के गठन में बाबू जगजीवन राम की भूमिका को भुला दिया। 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था, और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग पर फलस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुसलमान वोट के तुष्टीकरण के लिए फलस्तीन लिखा बैग लेकर आई। ये उचित नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें उनके बैग में फलस्तीन लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हज़ारों ब्रांड हैं बैग के, हज़ारों लाखों हो सकते हैं, तो मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फलस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है, और ये उचित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका में अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,
और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अमित शाह ने अमर वाटिका परिसर में शहीदों के नाम के शिलापट का अवलोकन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। बहराइच और संबल की हिंसा के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जिस संबल हिंसा को लेकर विपक्ष बवाल काट रहा है, उनके शासनकाल में यहां पर नरसंहार हुए थे। नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संबल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच पर कहा कि मुसलमानों के कार्यक्रम में जब कोई व्यवधान नहीं पहुंचता तो हिंदुओं की शोभा यात्रा में दिक्कत क्यों आती है? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें से एक भी बचने वाला नहीं है। बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था। वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है कि बहराइच की घटना में या संबल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। बोधगया में बांग्लादेश हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मार्च में काफी संख्या में बौद्ध भिक्षु और हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। माया सरोवर से थाई मंदिर, मियाँ बिघा मोड़, बांग्लादेश बौद्ध मठ के पास से गुजरते हुए बीटीएमसी, गोलंबर, कालचक्र मैदान, बर्मा मोड़, पचछट्टी मोड़, राजापुर मोड़ तक आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश सरकार के पुतले जलाए और जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च में शामिल हिंदू संगठन और बौद्ध भिक्षुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करने की मांग की। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को कारावास से मुक्त करने, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार को रोकने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। बोधगया में सभी धर्म के लोग आक्रोश मार्च का आयोजन किए हैं और इसको हम लोग निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, अमानवीय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब लोग इसमें शामिल हैं और इसका बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये एक आक्रोश आंदोलन है। भारत के निजी क्षेत्र का उत्पादन 4 महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ा है। एक सर्वे के मुताबिक देश में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
मजबूत मांग और नौकरियों में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI दिसंबर महीने में बढ़कर 60.7 पर पहुंच गया है, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 58.6 था। ये आंकड़े देश की इकोनॉमी में ग्रोथ को दिखा रहे हैं। ये निजी क्षेत्र के विस्तार, महंगाई में कमी के साथ ही पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक को दिखाते हैं। वहीं आने वाले वर्ष 2025 के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत में स्मार्टफोन का निर्यात पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए पहली बार किसी एक महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत और उद्योग संगठनों से संकलित आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। इस साल नवंबर में स्मार्टफोन का निर्यात 20,395 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 92% अधिक है। पिछले साल नवंबर में यह आंकड़ा 10,634 करोड़ रुपए रहा था। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में एप्पल आईफोन अग्रणी रहा और उसके बाद दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी सैमसंग का स्थान रहा। नवंबर के निर्यात में इन दोनों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही। एप्पल इंक और उसके वेंडर नवंबर 2024 में 14,000 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन का निर्यात करते हुए सबसे आगे रहे। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात में सबसे अधिक योगदान फॉक्सकॉन के तमिलनाडु आईफोन कारखाने का रहा। उसके बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्नाटक कारखाने का स्थान रहा। स्मार्टफोन PLI योजना ने निर्यात में जबरदस्त वृद्धि की है। यही कारण है कि 2019 में भारत की निर्यात सूची में स्मार्टफोन 23वें पायदान पर था, जो आज तीसरा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु बन चुका है। इस वृद्धि से भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात 2019 में 7वें पायदान पर था, जो अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल चैंपियनशिप के लिए शूटर्स जोर आजमाइश कर रहे हैं। स्कीट एंड ट्रैप की शुरुआत 11 दिसंबर से होगी। इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड 13,522 निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और भोपाल की MP शूटिंग एकेडमी में चल रहा है। एयर पिस्टल और राइफल के साथ स्कीट एंड ट्रैप के मुकाबले भी खेले जाएंगे। स्कीट एंड ट्रैप के मुकाबले 11 दिसंबर से 19 जनवरी तक खेले जाएंगे। इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड 13,522 निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। स्कीट एंड ट्रैप और डबल ट्रैप स्पर्धा में कुल 837 शॉटगन निशानेबाज 5 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें मास्टर, सीनियर मास्टर और सुपर मास्टर के अलावा सीनियर और जूनियर श्रेणी शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद शूटिंग को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। जिसके दिल में जोश होता है ना, वही आगे आता है। और खेल में हमेशा हर आदमी जो भी एक्टिव रहेगा वो हमेशा आगे बढ़ के आएगा और उसकी एज अपने आप ही कुदरत उसका साथ देती है। सो इन माई कैटेगरी ऑलमोस्ट आउट ऑफ 6 आई थिंक इन 4 आई हैव गॉट गोल्ड मेडल्स। So it's really exciting to be part of this game. इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों के साथ साथ कई युवा निशानेबाज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निशानेबाजों ने माना कि खेलो इंडिया के आने से खिलाड़ियों को काफी मौके मिल रहे हैं। खेल मंत्रालय की टॉप स्कीम का भी खिलाड़ियों को अच्छा फायदा मिल रहा है, जिसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और हाँ, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। खेलो इंडिया जैसे और काफ़ी प्रोग्राम्स आ गए हैं। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल भी हमें पूरा सपोर्ट दे रही है और अभी खेलो इंडिया भी हमें बहुत ज़्यादा उससे बहुत सहायता मिलती है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे से शूटिंग कर सकें और भारत के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कुल 40 टीमें हिस्सा लेंगे, जिनमें लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ देश के सशस्त्र बल, ONGC और रेलवे जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की टीमें भी शामिल हैं।
ओलंपिक्स के बाद शूटिंग को लेकर के एक क्रेज़ बदला है, नए नए यूथ के अंदर एक नया इंस्पिरेशन आया, उसको लेकर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बार हाईली रिकॉर्ड प्लेयर्स इस बार के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो भी एक अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। किस तरह का प्रदर्शन रहेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा संजय जाना के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना। हमें दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।